हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है गांधीयन व्यू पॉइंट अबाउट स्टेट। जो महात्मा गांधी थे उनके क्या व्यूज थे अबाउट द स्टेट, वो इसमें डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे मार्क्सियन व्यू एंड लिबरलिस्ट व्यू अबाउट द स्टेट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपको लॉन्ग क्वेश्चन किस हिसाब से लिखना है और डिस्कस कैसे करना है मैं वो बताऊंगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना किसी भी क्वेश्चन के लिए बहुत जरूरी है। एम के गांधी डिड नॉट एक्सेप्ट द contention that the state was a natural and divine institution, but he was very much opposed to the nature of the present state. जो महात्मा गांधी थे उन्होंने ये कहा कि जो स्टेट है ये एक नेचुरल या डिवाइन इंस्टीट्यूशन नहीं है। जो होब लोग रूसो कहते थे भाई ये तो एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, स्टेट ऑफ नेचर में रहते थे, फिर इंसानों ने कॉन्ट्रैक्ट किया वगैरह वगैरह, मगर महात्मा गांधी का ये मानना नहीं था। वो कहते थे कि कोई भी ये डिवाइन इंस्टीट्यूशन नहीं है और ये नेचुरल इंस्टीट्यूशन नहीं है, और वो अपोज करते थे जो उस टाइम पे जो स्टेट चल रही थी उसको अपोज करते थे, क्योंकि उस टाइम पे हमारा देश गुलाम था और जो ब्रिटिशर्स थे वो काफी ज्यादा एट्रोसिटी जुल्म करते थे। इसीलिए उनके जो व्यूज हैं उस सिचुएशन की स्टेट के हिसाब से हैं। ठीक है ना। He was in favor of ending the state and it establishing in its place a stateless and classless society wherein an individual should be able to breathe freely. तो उनका ये मानना था कि ये जो ऐसी स्टेट है इससे तो अच्छा स्टेट ही ना हो, क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी होनी चाहिए जिसमें इंडिविजुअल आसानी से फ्रीली ब्रीथ कर सके, वो आसानी से खुली सांस ले सके। इतने ज्यादा जुल्म जो ब्रिटिशर्स करते थे वो नहीं होने चाहिए। समझिए बात। His ideal society would be completely decentralized and without an iota of exploitation of any kind. वो ये मानते थे कि जो उनकी आइडियल सोसाइटी है उसमें कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन होगी, मतलब बेस लेवल तक पावर्स डिवाइडेड होंगी। पंचायती राज को उन्होंने फोकस किया था। ठीक है, सेंट्रलाइज पावर नहीं होनी चाहिए कि एक ही बंदे के पावर हाथ में पावर है और वही उसको मिसयूज करी जा रहा है। समझ के बात। ही डेजिग्नेटेड सच अ सोसाइटी एज राम राज्य। तो उनका ये मानना था कि ऐसी सोसाइटी जिसमें कोई किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, किसी भी टाइप की एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगी और पावर्स जो है लोकल लेवल पे लोगों के हाथ में होंगी, उस टाइप की सोसाइटी को राम राज्य कहा जाता है। ठीक है, अब वाई वॉज गांधी अगेंस्ट द प्रेजेंट स्टेट। वो उस टाइप की सिचुएशन, जो उस टाइप की जो अंग्रेजों की स्टेट थी उसके खिलाफ क्यों थे। महात्मा गांधी वॉज अपोज टू द नेचर ऑफ प्रेजेंट स्टेट बिकॉज प्रेजेंट स्टेट मतलब तब की स्टेट। अब वो जिंदा तो नहीं है, प्रेजेंट स्टेट की बुराई करेंगे। जिस टाइम वो जिंदा थे उसी टाइम पे उनकी प्रेजेंट स्टेट थी ना। उसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। द बेसिस ऑफ द प्रेजेंट स्टेट इज फोर्स एंड वायलेंस एंड गांधी वॉज अपोज टू ऑल सोर्ट्स ऑफ वायलेंस। उस टाइम पे जो बेस था स्टेट का वो था फोर्स एंड वायलेंस, जोर जबरदस्ती, मार कुटाई करके इंडियंस के ऊपर राज करना, और वो किसी भी टाइप के वायलेंस के खिलाफ थे। सेकेंड, द स्टेट यूटिलाइजेज इट्स कोर्सिव फोर्स इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स ऑब्जेक्टिव। उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने मकसद को पूरा करने के लिए फोर्स का इस्तेमाल करते थे, डंडे का इस्तेमाल करते थे, जोर का इस्तेमाल, गोली का इस्तेमाल करते थे। इस वजह से वो उस टाइम की स्टेट के खिलाफ थे। इट डिस्ट्रॉयज द फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल एंड दस ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल इज नॉट पॉसिबल इन द प्रेजेंट स्टेट। वो कहते थे कि अगर ये जोर जबरदस्ती की स्टेट होगी तो इस टाइप की स्टेट से इंसान की, जो इंडिविजुअल की जो फ्रीडम है वो नहीं हो पाएगी, जिससे वो ऑल अराउंड डेवलपमेंट उसकी नहीं हो पाएगी, और इस टाइप की स्टेट में जीना बड़ा मुश्किल है। इस वजह से बुराई करते थे। अकॉर्डिंग टू एम के गांधी, द स्टेट has become an end in itself and is keeping itself away from the ideal of the service एंड वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल। बेसिकली स्टेट को एक एंड माना गया, स्टेट को एक मींस नहीं माना गया जिसके थ्रू वेलफेयर को अटेन किया जाएगा। स्टेट इज एन एंड। ठीक है, स्टेट ने जो कह दिया वो फाइनल है। स्टेट इसलिए नहीं आई कि लोगों का वेलफेयर करेगी, स्टेट इसलिए आई है कि अपनी मनमर्जी करेगी। समझ की बात। तो इसमें यह बताया कि स्टेट का मकसद वेलफेयर करना या सर्विसेज देना नहीं था। इनफैक्ट द स्टेट इज अ मींस नॉट एन एंड। उनका ये कहना था स्टेट एक मींस होती है, स्टेट एक जरिया है जिसके थ्रू हम वेलफेयर को अटेन कर सकते हैं, स्टेट एक एंड नहीं है। Fourth point, according to Mahatma Gandhi, there is increasing centralization in the modern state and the coercive power of the state is being exploited by a number of persons or a class for the promotion of their interest. Simple words में वो कहते थे कि ये टेंडेंसी बढ़ रही है कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होनी चाहिए। पावर मेन बंदों के हाथ में या एक बंदे के हाथ में होगी तो उसे सेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन इससे उल्टा होता है कि हर एक लेवल पे पावर्स डिवाइडेड होंगी।
तो अगर सारी पावर्स जो है एक बंदे या फ्यू पर्सन्स के हाथ में आ जाएंगी, तो वो क्या करेंगे, वो उनको एक्सप्लॉयटेशन काफी ज्यादा करेंगे और लोगों को एक्सप्लॉयट किया जाएगा और उनके इंटरेस्ट को नहीं देखा जाएगा। समझ गए बात? Next, Gandhiji's views about the state can be divided into the following headings. Number one, state is a soulless machine. उनका ये मानना था स्टेट एक ऐसी मशीन है जिसमें कोई आत्मा ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसका मतलब ये कहते थे वो सोललेस का मतलब कि वो काफी ज्यादा एट्रोसिटीज वगैरह की जाती हैं, वायलेंस का जो है सहारा लिया जाता है लोगों को कंट्रोल करने के लिए। स्टेट को ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे सिंस गांधी जी was a supporter of truth and non-violence, therefore his views do not go with the present day state. वो जो है नॉन वायलेंस को और सच्चाई ट्रूथ को जो है सपोर्ट करते थे, मगर जो उस टाइम पे जो प्रेजेंट स्टेट थी उनके टाइम पे वो इन चीजों को फॉलो नहीं करती थी, इस वजह से वो स्टेट के खिलाफ थे। According to him, the present day state is based on violence and it represents violence in crude form. वो कहते थे violence है और violence भी बड़ी तगड़ी तरीके से एक्सट्रीम फॉर्म में है। Gandhiji therefore is against the state and reject it as a philosophical anarchist. उन्होंने कहा था कि ये जो स्टेट है ये रिजेक्ट करता हूँ, ये सारी की सारी जो एनार्किस्ट जो है वो थ्योरी है और ऐसी स्टेट को हम जो है फेवर नहीं करते, इसलिए वो कहते थे भाई स्टेटलेस सोसाइटी हो जाए तो अच्छा है। अकॉर्डिंग टू हिम an institution which is based on violence can never be moral institution. तो वो स्टेट को मॉरल इंस्टीट्यूशन मानते ही नहीं थे क्योंकि स्टेट का उस टाइम पे बेस क्या था, वॉयलेंस, ठीक है। तो वॉयलेंस के हिसाब से ही अंग्रेज हमारे ऊपर कंट्रोल करते थे, तो वो कहते थे ऐसी स्टेट से तो अच्छा स्टेट ही ना हो। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्टेट इज अ मीन्स नॉट एन एंड। वो ये मानते थे कि स्टेट एक मीन्स होना चाहिए, मीन्स मतलब जिसके थ्रू वेलफेयर को अटेन किया जा सके। स्टेट एक जरिया, एक तरीका होना चाहिए जिससे वेलफेयर को फैलाया जा सके। स्टेट एक एंड नहीं है कि स्टेट ने जो भी बोल दिया वही फाइनल है, ठीक है। गांधी जी अपोजिट टू द आइडियलिस्ट्स एक्सेप्ट्स द स्टेट एज अ मीन्स एंड इज अ मीन्स एंड टू इंडिविजुअल एन एंड। मतलब गांधी जी कहते थे जो स्टेट एक मीन्स होता है और जो इंडिविजुअल है वो एक एंड है, मतलब जो इंडिविजुअल चाहेगा वही स्टेट को करना चाहिए। समझ गए बात? He was of the opinion that without the individual there was no independent existence of the state. अगर इंडिविजुअल ही नहीं होगा तो स्टेट किस काम की, स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। The state has no supreme will of its own and its objective is to work for the fulfillment of the needs of the individual. जो स्टेट है उसकी जो सुप्रीम पावर है वो किस काम की, स्टेट कोई बंदा थोड़ी ना। तो स्टेट एक ऐसी मशीनरी है जिसका मेन मकसद होना चाहिए कि लोगों की बेसिक नीड्स को फुलफिल करना, उनको वेलफेयर प्रोवाइड करना। समझिए बात? नेक्स्ट आ जाता है लिमिटेड फंक्शंस ऑफ द स्टेट। स्टेट के जो फंक्शंस है वो लिमिटेड होने चाहिए क्योंकि जितने ज्यादा स्टेट को फंक्शन दिए उतना लोगों की जो जिंदगी है उसमें दखल अंदाजी और इंटरफेरेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। उनका मानना था गांधी जी लाइक एन इंडिविजुअलिस्ट, जो इंडिविजुअलिस्ट है और जो लिबरलिस्ट है वो भी यही कहते थे, wanted to give minimum functions to the states. ये स्टेट को कम से कम फंक्शन देना चाहते थे। एक तरफ तो कहते थे स्टेट ही नहीं होनी चाहिए, एक तरफ कहते थे अगर है तो चलो कम फंक्शन दे दो। ये चीज हम क्रिटिसिज्म में करेंगे। He was in favor of minimum interference by the state in the life of individual. जो इंडिविजुअल की जिंदगी है उसमें कम से कम दखल अंदाजी होनी चाहिए। According to Gandhi ji, the increasing power and functions of the state could prove dangerous to the freedom of the individuals. अगर स्टेट को कुछ ज्यादा ही पावर्स दे दी गई तो इंसान की जिंदगी में दखल अंदाजी बढ़ जाएगी और उसकी फ्रीडम खत्म हो जाएगी। इन द वर्ड्स ऑफ गांधी जी, द गवर्नमेंट इज द बेस्ट विच गवर्न्स द लीस्ट। उनका ये मानना था गवर्नमेंट वही बेस्ट रहती है जो कम से कम जो गवर्न करती है, जो अपनी पावर्स को कम से कम इस्तेमाल करती है। तो मतलब मोर फंक्शंस के फेवर में नहीं थे गांधी जी, ठीक है। वो कहते थे गवर्नमेंट चलो है भी है तो इतना ज्यादा इंटरफेयर इंडिविजुअल की लाइफ में नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्टेट कैन नॉट क्लेम सॉवरेनिटी ओवर इंडिविजुअल। उनका ये मानना था कि स्टेट इंडिविजुअल के ऊपर जोर जबरदस्ती से सॉवरेनिटी नहीं हासिल की जा सकती। वो ये मानते थे कि लॉयल्टी को कभी जोर जबरदस्ती से हासिल नहीं किया जा सकता, लॉयल्टी तो दिल में होती है। गांधी जी डिड नॉट कंसिडर स्टेट टू बी अ सॉवरेन इंस्टीट्यूशन एंड ही वाज ऑफ द व्यू दैट स्टेट कैन नॉट क्लेम फुल लॉयल्टी फ्रॉम द इंडिविजुअल। क्योंकि ये उस टाइम की सोसाइटी की बात, उस टाइम की स्टेट की बात हो रही है जब हमारा देश आजाद नहीं था। तो वो कहते थे कि भाई जो स्टेट है वो फुली सॉवरन नहीं है एंड वो ये भी कहते थे कि स्टेट हमारे ऊपर फुल लॉयल्टी क्लेम नहीं कर सकती कि हम 100% स्टेट के लिए लॉयल हो जाएं। हम स्टेट के अगेंस्ट भी कोई बात कर सकते हैं, ठीक है ना। हम स्टेट की जो बुरी बातें वो कह भी सकते हैं और उसके लिए धरना प्रदर्शन या फिर जो भी वो अनशन वगैरह करते थे वो भी कर सकते हैं। समझिए बात? अकॉर्डिंग टू गांधी जी,
स्टेट इज अ करप्ट इंस्टीट्यूशन। उस टाइम पे क्योंकि ब्रिटिशर्स काफी करप्शन करते थे, तो उस टाइम की बात है, वो कहते थे स्टेट एक करप्ट इंस्टीट्यूशन है, एंड मेनी ऑफ द लॉज ऑफ द स्टेट आर इनह्यूमन इन नेचर, देयरफॉर द सोल ऑफ द इंडिविजुअल which is divine in nature cannot be controlled by the state। स्टेट इतने दो नंबर के काम करती है, करप्शन करती है, और स्टेट जो है ऐसे कानून बनाती है जो इनह्यूमन है, उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, तो इसलिए वो इंसान की आत्मा के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, और स्टेट की भी कोई आत्मा नहीं है, स्टेट इज अ सोललेस ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कहा जाता था। गांधी जी गिव्स द इंडिविजुअल द राइट टू अपोज द करप्ट लॉज ऑफ द स्टेट। वो कहते थे कि लोगों के पास ये राइट होना चाहिए कि वो लोग जो हैं, जो करप्ट जो मतलब लॉज हैं, उनके खिलाफ जो है वो मतलब अपनी नाराजगी जाहिर कर सकें थ्रू पीसफुल मीन्स। समझ के बाद नेक्स्ट वो कहते थे सपोर्टर ऑफ एन एनलाइटेंड एनार्किकल स्टेट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक तरफ वो कह रहे हैं कि भाई स्टेट ऐसा करती है वैसा करती है, वो कहते थे अगर एनलाइटेंड एनार्किकल स्टेट होगी, वो बंदे जो एनलाइटेंड होंगे, वो बंदे जो कि बहुत पढ़े लिखे होंगे, बहुत समझदार होंगे, वो स्टेट को चलाने चाहिए। समझ की बात। अब इसमें डेमोक्रेसी की बात नहीं की जा रही, एनार्किकल स्टेट की बात की जा रही है। गांधी जी सीम्स टू बी द सपोर्टर ऑफ द एनलाइटन एनार्किकल स्टेट। अकॉर्डिंग टू हिम, when the people become eligible to run their administration on their own and are able to regulate their own life, such a state can be known as enlightened anarchical state। सिंपल वर्ड्स में वो कहते थे जब लोग एनलाइटन हो जाएंगे, उन लोगों को अकल आ जाएगी, वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद रन करेंगे, ऐसी सिचुएशन को enlightened anarchical state कहा गया। In such a state, everybody will be his own ruler and will not become an obstacle in the life of others। उनका ये मानना था जब ये एनार्किकल एनलाइटन एनार्किकल स्टेट आ जाएगी, तो हर एक बंदा खुद का रूलर बन जाएगा, कोई और उसके ऊपर राज नहीं कर पाएगा, और हर एक बंदा किसी और की लाइफ में ऑब्स्टेकल नहीं रहेगा, मतलब हमारे कामों से दूसरों के जो काम है उनके ऊपर रुकावटें नहीं आएंगी। इन सच अ आइडियल सिचुएशन देयर विल बी नीदर एनी पॉलिटिकल पावर नॉर एन इंस्टीट्यूशन बाय द नेम ऑफ द स्टेट। जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो कोई भी पॉलिटिकल पावर नहीं होगी और कोई भी पॉलिटिकल स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो ये थोड़ा अनरियलिस्टिक हो गया, इसको हम क्रिटिसिज्म के अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट हिंडर्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी। क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेज काफी जुल्म वगैरह करते थे, तो उन्होंने उस हिसाब से थ्योरी दी है कि जो स्टेट है वो जो इंडिविजुअल्स की पर्सनैलिटी है या उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में रुकावटें क्रिएट करती है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, एन इंडिविजुअल कैन डेवलप हिज नेचुरल क्वालिटीज ओनली इन फ्री एनवायरमेंट। अगर फ्री एनवायरमेंट देंगे इंडिविजुअल को, सिटीजन को, तभी वो अपना क्या कहते हैं अपनी नेचुरली अपनी क्वालिटीज को डेवलप कर पाएगा। बट the state with the use of its power tries to regulate the total life of individual, as a result of which it becomes an obstacle in the way of growth of the individual। क्योंकि स्टेट जो है अपनी पावर से उसकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, इसलिए वो अपना फुल ग्रो नहीं कर पाता इंडिविजुअल, मतलब अपनी फुल पर्सनैलिटी को मतलब फुली एक्सप्लॉइट नहीं कर पाता। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है नॉन वायलेंट नेशन स्टेट। क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा वायलेंस से कंट्रोल करने की कोशिश करते थे हमारे को, मतलब जोर जबरदस्ती से, फोर्स से या क्वेश्चन से। गांधी जी अटैच ग्रेट इंपॉर्टेंस टू नॉन वायलेंस एंड वाज द सपोर्टर ऑफ नॉन वायलेंट स्टेट। गांधी जी ने नॉन वायलेंस को सपोर्ट किया था, वायलेंस के अगेंस्ट थे, और यही मानते थे कि भाई जो भी स्टेट होगी, जो उनकी आइडियल स्टेट होगी, वो नॉन वायलेंट स्टेट होनी चाहिए। ही वॉज ऑफ द व्यू दैट द बेसिस ऑफ द म्यूचुअल रिलेशंस among the nation states should be non-violence, and non-violent nation state will help in the establishment of non-violence non-violence in world society। आना था यहाँ पे non-violence in वर्ल्ड सोसाइटी। तो उन्होंने कहा था जो मेन बेस है स्टेट का वो नॉन वायलेंस होना चाहिए, और आपस में जो स्टेट्स हैं उनके बीच में भी नॉन वायलेंस होना चाहिए। अगर उनके बीच में भी लड़ाई झगड़े होंगे तो फिर तो लड़ाइयाँ ही पड़ेंगी, और अगर लड़ाई झगड़े नहीं होंगे तो नॉन वायलेंस वर्ल्ड की तरफ या नॉन वायलेंस सोसाइटी की तरफ ये वर्ल्ड चला जाएगा। According to Gandhi ji, no nation state should try to establish its supremacy over the others। एक स्टेट को जोर जबरदस्ती का इस्तेमाल करके दूसरी स्टेट के ऊपर सुप्रीमेसी झाड़ने का कोई हक नहीं है। मतलब एक स्टेट, मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक वगैरह ना करे। सिंपल वर्ड्स में, द लस्ट फॉर पावर क्रिएट्स वायलेंट एनवायरनमेंट विच एंडेंजर्स वर्ल्ड पीस। अगर हम पावर के भूखे होंगे बोल बोल के गला बैठ गया। अगर हम मतलब स्टेट की बात हो रही है, अगर स्टेट पावर की भूखी होगी तो कभी भी वर्ल्ड पीस नहीं आ सकती। अब आपको पता है कि जितने भी वर्ल्ड वॉर्स हुई हैं या जितनी भी वॉर्स हुई हैं, दोनों में से एक तो स्टेट यही मानती है ना, लस्ट फॉर पावर,
कि अपनी पावर दिखाने के लिए, सुप्रीमेसी दिखाने के लिए दूसरे स्टेट पे हमला कर दिया, ठीक है। It is because of these above cited reasons that Mahatma Gandhi wanted to establish an ideal state, an ideal stateless society after destroying the present state. तो वो इन above जो रीजंस हैं इनकी वजह से वो चाहते थे कि भाई ये अंग्रेजों का राज खत्म हो जाए, ऐसी स्टेट खत्म हो जाए, और प्रेजेंट स्टेट जो है फुल ऑफ वायलेंस है, ये नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए भी वो कहते थे स्टेटलेस सोसाइटी से 100 गुना अच्छी है। His ideal stateless society would be an assemblage of self-sufficient and self-regulating villages. वो ये कहते थे कि स्टेटलेस सोसाइटी में जो है सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फ रेगुलेटिंग विलेजेस होने चाहिए, छोटे छोटे विलेज लेवल पे पंचायती राज सिस्टम होने चाहिए, ताकि वो छोटे लेवल पे अपने मसले जो हैं सुलटा लें, और सेल्फ सफिशिएंट जो भी एक विलेज खाना पीना करता है वो उस विलेज में ही बन जाए, ताकि उनकी डिपेंडेंस किसी और पे ना हो। ईच विलेज विल बी इंडिपेंडेंट यूनिट विच वुड बी कॉल्ड आ रिपब्लिक। उनका ये मानना था कि हर एक विलेज इंडिपेंडेंट होगा और एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक की तरह चलेगा, जो कि थोड़ा अनरियलिस्टिक भी है, ठीक है। अब हम करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल स्टेट। आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्कस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल स्टेट बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के आइडियल स्टेट में क्या क्या खासियत होनी चाहिए, क्या क्या उनके फीचर्स होंगे, वो डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स of an ideal state. Number one, state is a means, not an end. State एक means है जिसके थ्रू लोगों को वेलफेयर दी जाएगी ज्यादा से ज्यादा। स्टेट एक एंड नहीं है कि भाई स्टेट ने जो कह दिया वो फाइनल। Contrary to the idealistic theory of state, Mahatma Gandhi considers the state as a means towards an end. तो स्टेट एक मीन्स है जिसके थ्रू जो इंडिविजुअल है उसकी वेलफेयर को मैक्सिमाइज किया जा सकता है। गांधी जी इज ऑफ द ओपिनियन दैट अ स्टेट केम इनटू बीइंग इन ऑर्डर टू बेटर the life of individual and for providing adequate and favorable conditions for his betterment and promotion. वो कहते थे कि स्टेट का होना, एग्जिस्टेंस में आना इसलिए होता है ताकि वो लोगों को फेवरेबल कंडीशन या फेवरेबल क्लाइमेट प्रोवाइड करे, जिससे उनकी वेलफेयर भी हो और उनकी प्रमोशन हो। Thus, individual cannot be sacrificed for the state, but on the contrary, if state does not does some wrong, the individual can be justified in opposing it थ्रू नॉन वायलेंट एंड पीसफुल मेथड्स। वो कहते थे कि स्टेट को जो इंडिविजुअल है उसको स्टेट के नाम पे सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ अगर स्टेट कुछ गलत करती है तो इंडिविजुअल उसको अपोज कर सकता है बाय यूजिंग पीसफुल मेथड्स, ठीक है। तो स्टेट को अपोज कर सकता है, मतलब डेमोक्रेसी में भी आजकल ये होता है कि आप स्टेट को अपोज कर सकते हो अगर स्टेट कोई गलत काम करता है तो, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है सेकंड पॉइंट, लिमिटेड फंक्शंस ऑफ द स्टेट। क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेजों के पास अनलिमिटेड फंक्शन थे, वो सरकारें चला रहे थे और हमारे ऊपर काफी ज्यादा एट्रोसिटीज और जुल्म कर रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा भाई स्टेट को लिमिटेड फंक्शन ही दो, इतना ही ठीक है। महात्मा गांधी was opposed to the idea of concentration of powers in the hands of the state. वो कहते थे सारी की सारी पावर जो है स्टेट के हाथ में ना दो, हमारे हाथ में भी कुछ रखो, ताकि इंडिविजुअल को भी तो कुछ फ्रीडम होनी चाहिए ना। He was in favor of minimum interference of the state in the life of man, कि इंसान की जिंदगी में जो स्टेट है, सरकार है, सरकार का जो इंटरफेरेंस है वो कम से कम रहना चाहिए। He approved the popular dictum that द गवर्नमेंट इज द बेस्ट विच गवर्न्स द लीस्ट। उन्होंने कहा कि भाई गवर्नमेंट वही बेस्ट है जो कम से कम जो गवर्न करती है, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम मिले। इन ऑर्डर टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, महात्मा गांधी फेवर्ड द आइडिया ऑफ आर्मिंग द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विद मेजर पावर्स। उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि हम सेंट्रलाइजेशन करें, डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं, जो लोकल लेवल पे आर्मी या लोकल लेवल पे आर्म करते हैं, ताकि आर्म को तो वो खिलाफ थे। आर्म यहाँ पे आर्मिंग का मतलब ये है कि लोकल लेवल पे लोगों को पावर्स दे दो ताकि वो लोकल मसले लोकल लेवल पे ही सुलटा सकें, ठीक है। तो बेसिकली पंचायती राज को काफी ज्यादा प्रमोट किया। मेजर वर्क शुड बी डन बाय सच लोकल सेल्फ गवर्निंग यूनिट्स। तो जो लोकल सेल्फ गवर्निंग, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स है वो होनी चाहिए और वो लोकल लेवल पे उनके मसले सॉल्व करें। थर्ड पॉइंट आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ एन आइडियल स्टेट। तो उनका मानना था डेमोक्रेसी विल बी the basis of the ideal state and man is the nucleus of it. तो बेसिकली वो डेमोक्रेसी को फेवर करते थे कि एक आइडियल स्टेट वही होगी जो डेमोक्रेटिक होगी, जो चुनी हुई सरकारें होंगी उनके अंदर, और जो इंसान है वो न्यूक्लियस है, उसका मेन पार्ट है, ठीक है। जैसे हम वो न्यूक्लियस नहीं बनाते सेल के अंदर, तो वैसे बताया गया जो पूरी डेमोक्रेसी है उसमें जो मैन है वो उसका न्यूक्लियस है, ठीक है। विलेज विल बी प्राइमरी बट एन इम्पॉर्टेंट यूनिट
whose management would be done through पंचायत। विलेज को एक इम्पॉर्टेंट या प्राइमरी सबसे पहला यूनिट माना गया, और वो कौन कंट्रोल करेंगी? पंचायतें। लोकल लेवल पे पंचायतें बनाई जाएंगी जो विलेज को कंट्रोल करेंगी। अ पंचायत वुड फुलफिल ऑल द नीड्स इन अ विलेज। जो भी जरूरतें हैं वो पंचायत उन सारी नीड्स को पूरा करेगी। ऑल दीज सेल्फ गवर्निंग विलेजेस वुड एक्ट एज अ यूनिट्स ऑफ अ कन्फेडरेशन। ये जो छोटे छोटे विलेज लेवल पे होंगे, ये सारे मिला के ये यूनिट्स जो सेल्फ गवर्निंग यूनिट्स होंगे, ये कन्फेडरेशन बनाएंगे, ऐसा महात्मा गांधी जी का मानना था। इनफैक्ट महात्मा गांधी फेवर्ड द आइडिया ऑफ कन्वर्टिंग ईच विलेज इनटू इंडिपेंडेंट रिपब्लिक। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि जो हर एक विलेज है उसको एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक का दर्जा दे देना चाहिए। According to Mahatma Gandhi, the police in his ideal state would be guided by the concept of non-violence and its aim would be to serve the people। उन्होंने कहा था कि जो मेरा जो आइडियल रिपब्लिक होगा, जो आइडियल जो स्टेट होगा, उसमें जो पुलिस है उसका नेगेटिव रोल नहीं रहेगा, क्योंकि उस टाइम अंग्रेजों की पुलिस होती थी और वो काफी मार कुटाई करती थी लोगों की। तो उन्होंने कहा कि उसका पॉजिटिव रोल होना चाहिए, और ये होना चाहिए कि पुलिस होनी चाहिए लोगों को सर्व करने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए, ना कि लोगों को मारने और जेलों में डालने के लिए। जेल्स वुड बी कन्वर्टेड इनटू रिफॉर्म हाउसेस एंड द क्रिमिनल्स वुड बी inflicted punishment not for the sake of punishing them but with the view to reform them। तो उन्होंने कहा था कि जेल्स को एक रिफॉर्म हाउस की तरह डील करना चाहिए, क्योंकि मतलब क्रिमिनल से नफरत ना करो, क्राइम से नफरत करो, इस टाइप की थ्योरी पे वो बिलीव करते थे। और वो कहते थे कि हम पनिशमेंट इसलिए नहीं दे रहे कि सजा मिले, पनिशमेंट इसलिए दे रहे हैं कि रिफॉर्म्स आए उनके अंदर। तो रिफॉर्म में वो ज्यादा बिलीव करते थे। द बेसिस ऑफ दिस टाइप ऑफ सोसाइटी विल बी वॉलंटरी कॉपरेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। तो उनकी जो सोसाइटी है उसमें वॉलंटरी कॉपरेशन, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई रहना चाहता है सोसाइटी में रहे, नहीं रहना चाहता ना रहे। और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स को जोर दिया था कि पावर मेन हाथ में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेन हाथों में पावर होगी, टॉप लेवल पे पावर ज्यादा होगी तो वो मिसयूज भी कर सकते हैं पावर का। नेक्स्ट, सेकुलरिज्म। वो किसी भी धर्म के अगेंस्ट नहीं बात करते थे, वो कहते थे कि हर एक धर्म को बराबरी दी जानी चाहिए। महात्मा गांधी wanted his ideal state to be secular state, कि सरकार जो है या स्टेट जो है वो किसी भी एक धर्म को फेवर ना करे। He was of the view that there should not be any state religion and that each religion should be given equal respect। कोई भी रिलीजन स्टेट रिलीजन नहीं होना चाहिए और हर एक रिलीजन को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए। रिलीजन इज द पर्सनल अफेयर ऑफ एन इंडिविजुअल एंड द स्टेट should not interfere in the religious affairs of an individual। जो एक रिलीजन है वो हर एक का एक पर्सनल अफेयर है, एक पर्सनल प्रैक्टिस है, और सरकार को उसमें दखल अंदाजी देने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा उनका मानना था। नेक्स्ट आ जाता है डेमोक्रेटिक सिस्टम। महात्मा गांधी फेवर्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक सिस्टम, या डेमोक्रेटिव नहीं आना था यहाँ पे, डेमोक्रेटिक आना था, रुको मैं लिख देता हूँ, डेमोक्रेटिक सिस्टम इन द आइडियल स्टेट। वो अपनी आइडियल स्टेट में एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाना चाहते थे, मतलब लोग चुनेंगे सरकार को, ठीक है। बट दूसरी तरफ वो कहते थे सरकार होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो वो क्रिटिसिज्म में डिस्कस करेंगे, अभी तो फीचर्स और डिस्कस करनी है। बट ही रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ सप्रेशन ऑफ माइनॉरिटी एट द हैंड्स ऑफ मेजॉरिटी। बट वो इसके खिलाफ थे कि डेमोक्रेटिक रूल तो होना चाहिए, मगर इसका मतलब ये नहीं कि माइनॉरिटी को आप दबा दो और मेजॉरिटी की ही बातें मानो। ही एडवोकेटेड दैट मेजॉरिटी इन द स्टेट should take the minority along with it, कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को इकट्ठे हाथ से हाथ मिला के चलना चाहिए, मेजॉरिटी को माइनॉरिटी के साथ में चलना चाहिए, ठीक है। गांधी जी was of the view that the right to fight election should be given only to those persons who prove their selflessness and the spirit of service and sacrifice। कि इलेक्शन लड़ने का सिर्फ उन्हीं को हक देना चाहिए जो अपने लिए काम ना करें, बल्कि अपनी जेबें ना भरें, बल्कि देश के लिए काम करें और लोगों के लिए जो उनके अंदर भावना हो, स्पिरिट ऑफ सर्विस हो और सेक्रीफाइस हो, उन्हीं लोगों को इलेक्शन के लिए खड़े होने की परमिशन देनी चाहिए। बट हमें कैसे पता लगेगा, ठीक है ना। सारे आपको पता ही है, हर एक पार्टी का बंदा तो ये कहता है मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, मगर पहले तो वो अपनी खुद की जेबें भरते हैं, समझ की बात। तो इस तरीके से उनका मानना था। दे शुड बी द फॉलोअर्स ऑफ नॉन वायलेंस। तो जितने भी मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो नॉन वायलेंस के फॉलोअर्स होने चाहिए। ही ऑल्सो फेवर्ड द आइडिया दैट द राइट टू वोट शुड बी गिवन ओनली टू दोज पीपल हु देमसेल्व्स लेबर्ड टू अर्न देयर लाइवलीहुड। तो उनको ये बताया गया
कि उन्होंने ये कहा कि राइट टू वोट सिर्फ उन्हीं को देना चाहिए जो अपना खुद कमा के खाते हैं, उनको नहीं देना चाहिए जो वेले बैठे रहते हैं। समझ गए बात? तो जो वेले बैठे हैं उनको उन्होंने क्रिटिसाइज कर दिया इनडायरेक्टली। ठीक है, जो अपना खुद कमा के खाते हैं उन्हीं को राइट टू वोट देना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। Mahatma Gandhi wanted the economical and political decentralization in the ideal state. वो कहते थे डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, सारी पावर कुछ लोगों के या कुछ चुनिंदा मिनिस्टर्स के हाथ में नहीं होनी चाहिए. He favored the concept of each village being made as an independent unit with its panchayat being armed with the maximum powers and autonomy. उनका ये मानना था कि बेस लेवल पे हर एक विलेज को ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स देनी चाहिए ताकि वो अपने लोकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो जो है उनको लोकल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वो सॉल्व कर सकें। तो उनको मैक्सिमम पावर्स एंड फ्रीडम्स देनी चाहिए। बेस लेवल पे पंचायती राज पे उन्होंने काफ़ी फोकस किया। फॉर इकोनॉमिकल डिसेंट्रलाइजेशन गांधी जी वॉज इन फेवर ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। तो जब वहाँ तक इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात है, उन्होंने कहा था बड़ी बड़ी कंपनियों को डिस्करेज करो और जो छोटी छोटी कंपनियां हैं उनको एनकरेज करो, क्योंकि छोटी छोटी कंपनियां स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज जॉब ज्यादा प्रोवाइड करती हैं और वो इनइक्वालिटीज को भी मतलब रिमूव करने में हेल्प करती हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी तो बड़े बड़े लोग ही अमीर होंगे, लोकल लेवल पे तो अमीरी नहीं आएगी। नेक्स्ट, वर्ना सिस्टम। उन्होंने वर्ना सिस्टम के बारे में क्या कहा था? महात्मा गांधी was a staunch critic of Varna system, but he was also in favor of preserving it because according to this system, each individual shall try to adopt the profession of his forefathers. Very important. गांधी जी कहते थे, एक तो वो जो वर्ना सिस्टम के जो स्टॉन्च क्रिटिक होते थे, ये वर्ना सिस्टम की क्रिटिसिज्म इसलिए करते थे क्योंकि कुछ कास्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी और कुछ कास्ट को कम इंपॉर्टेंस दी जाती थी। उन कास्ट को लो लेवल का माना जाता था और काफी भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी, उसके तो वो अगेंस्ट थे। फेवर में क्या थे कि जो हमारे फोर फादर्स करते आ रहे हैं अगर हम वही करेंगे तो हमें जॉब ढूंढने की टेंशन नहीं रहेगी। दस ही विल अचीव द मास्टरी इन हिज प्रोफेशन। अगर आपके बाप दादे कई सालों से कई सदियों से वो काम करते आ रहे हैं तो वो आपको वो काम में ऐसी चीजें सिखाएंगे जिसमें आप महारत हासिल कर लोगे, काफी ज्यादा मास्टरी हासिल कर लोगे, तो आप प्रोफेशनली वो अच्छे से काम कर पाओगे। दिस विल ऑल्सो एलिमिनेट द अननेसेसरी इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन अमंग द पीपल। इससे लोगों को जॉब्स नहीं ढूंढनी पड़ेंगी और आपस में कॉम्पिटिशन नहीं होगा। स्टिल ही फेवर्ड दैट द इंडिविजुअल शुड हैव द फ्रीडम टू चूज हिज प्रोफेशन। अगर वो नहीं करना चाहता फोर फादर्स का काम तो अपना प्रोफेशन खुद चूज कर सकता है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है क्राइम पनिशमेंट एंड जस्टिस के बारे में उन्होंने क्या कहा था। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, क्राइम इज अ मेलेडी लाइक मोस्ट ऑफ द सोशल डिजीज। उनका मानना था जो क्राइम है ये एक तो सामाजिक बीमारी है, बीमारी की तरह है। दिस इज द क्रिएशन ऑफ द कंटेम्प्रेरी सोशल सिस्टम। और ये जो क्राइम फैलता है ये समाज फैलाता है, सोसाइटी फैलाती है क्राइम को, सोसाइटी की वजह से लोग क्रिमिनल बनते हैं। वी देयरफॉर शुड नॉट हैव द फीलिंग ऑफ हेट्रेड एंड रेट्रीब्यूशन अगेंस्ट द क्रिमिनल, रेदर वी शुड ट्राई टू रिफॉर्म देम। तो हमें क्रिमिनल्स को नफरत नहीं करनी चाहिए, उनको रिफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि कोई भी क्रिमिनल बनना नहीं चाहता, समाज उसको क्रिमिनल बनाता है, ऐसा उनका मानना था। We should have sympathy for the criminals and should help them to mend and reform their lives. हमें क्रिमिनल्स की हेल्प करनी चाहिए, ऐसा उनका मानना था। उनके खिलाफ सिंपैथी रखनी चाहिए, ठीक है, दया की भावना होनी चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ को चेंज कर सके। ही स्ट्रेस्ड दैट वी शुड हेट सिन एंड नॉट सिनर। उन्होंने कहा था जो सिन है, जो बुराई है, उसको जो है वो उससे नफरत करो, बुरे आदमी से नफरत ना करो, उसकी बुराई से नफरत करो, आप उसको रिफॉर्म करके अच्छा बना सकते हो, ऐसी थिंकिंग थी। ही वॉज ऑफ द व्यू दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ पनिशमेंट शुड बी द रिफॉर्म ऑफ द क्रिमिनल्स। जो रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ लॉ भी यही कहती है कि जो जब भी हम पनिश करते हैं किसी भी क्रिमिनल को तो मेन मकसद होना चाहिए उसको रिफॉर्म करना, ना ही उसको खत्म करना। समझ गई बात? नेक्स्ट आ जाता है एम्फेसिस ऑन मैनुअल लेबर। उन्होंने मैनुअल लेबर पे बहुत फोकस किया ताकि सबको जॉब्स मिले और जो मशीन्स है उसका इस्तेमाल कम से कम करने को कहा। In an ideal state, गांधी जी had laid emphasis on doing manual labor. उन्होंने मैनुअल जो लेबर है, हाथों से जो काम है, उनको काफी ज्यादा फोकस किया कि हाथों से काम करना चाहिए। It will save the human energy from getting wasted and will create dignity of labor among the people. इससे लोगों की dignity of labor आएगी, उससे human energy का positive use होगा वगैरह वगैरह, ठीक है। Manual labor will also diminish the distinction
between the rich and the poor. अगर सारा हाथों से काम होगा तो हर एक को हाथों से करना पड़ेगा, तो अमीर गरीब के बीच में फासला भी कम हो जाएगा, अमीर मशीन खरीद के आगे नहीं निकल पाएगा, ऐसा उनका मानना था। और हाई एंड लो मतलब लोगों में जो भेदभाव है वो खत्म हो जाएगा, एंड इट विल डेवलप म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड कॉपरेशन अमंग देम। जब अमीरी गरीबी खत्म हो जाएगी तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट तो अपने आप ही आ जाएगी। The manual labor will also make the people aware about the importance of labor, and the production will also increase. तो बेसिकली मैनुअल लेबर से काम करेंगे तो लोगों को अवेयरनेस भी फैलेगी कि काम कैसे होता है, उनको लेबर की इंपॉर्टेंस का भी पता लगेगा और प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी, ऐसा उनका मानना था। ठीक है, अब क्रिटिसिज्म में करेंगे कि ये चीजें उन्होंने जो कही हैं वो गलत है। फिर ट्रस्टीशिप सिस्टम, गांधी जी वांटेड टू इंट्रोड्यूस ट्रस्टीशिप सिस्टम इन आइडियल स्टेट। इसमें क्या था, ही वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट द रिच पीपल शुड हैव द फ्रीडम टू अर्न वेल्थ। अमीरों को फ्रीडम दे दो कि वो अर्न कर सकते हैं वेल्थ, बट ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ फोर्सिबल कन्फिस्केशन ऑफ देयर प्रॉपर्टी। वो ये कहता था कि फोर्सफुली किसी की प्रॉपर्टी लेनी नहीं है। अब हर एक बंदे को अमीर होने का हक है, वो मेहनत करके अमीर हो सकता है, तो फोर्सफुली उसकी प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट नहीं करना। गांधी जी वॉज इन फेवर ऑफ एजुकेटिंग the rich people that they were not the owner of their property, rather they were the trustee of it, and it should be used for the welfare of the general public. गांधी जी सोचते थे कि रिच पीपल को एजुकेट करना चाहिए कि वो जो प्रॉपर्टी है उनके पास, वो प्रॉपर्टी के असल मालिक नहीं है, वो प्रॉपर्टी के सिर्फ ट्रस्टी हैं, और उनको ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए, जनरल पब्लिक की भलाई के लिए करना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। ठीक है, बट उनका कई कई जगह अच्छा मानना था, कई कई जगह पे जो है उनको क्रिटिसिज्म भी की जाती है। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ गांधी जी's व्यू अबाउट द स्टेट। ठीक है, फिर क्रिटिसिज्म के बाद ये टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। The Gandhian view about the state has been subjected to criticism on the following grounds. Number one, state is not an evil. उस टाइम पे तो ब्रिटिश राज था तो evil था, मगर आज के हिसाब से देखें तो स्टेट कोई evil थोड़ी ना। ठीक है, गांधी जी is in favor of abolishing the state because he thinks it is an evil. वो कहते थे स्टेट को खत्म करो क्योंकि स्टेट तो एक बुराई है। बट इन रियलिटी द स्टेट इज नॉट एन इविल। स्टेट असल में बुराई थोड़ी ना, स्टेट एक इविल थोड़ी ना, स्टेट तो वेलफेयर के काम भी करता है। द कंटेम्प्रेरी स्टेट इज ऑन द अदर हैंड अ वेलफेयर स्टेट which protects the life, liberty and property of an individual and provides sufficient condition for the development and progress, for his development and progress. तो आजकल की स्टेट्स जो हैं वो वेलफेयर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसान को लिबर्टी एंड जो राइट्स देती हैं, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी के राइट्स वगैरह देती हैं ताकि वो अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके। This is the reason that the importance of the state is ever on the increase, and the individual is becoming more and more dependent on the state for its existence and development. तो जितना ज़्यादा ये वेलफेयर फंक्शंस करते हैं, इतना ज़्यादा जो इंसान है उसकी जो डिपेंडेंस है स्टेट्स पे वो लगातार बढ़ती जा रही है, और हम ऐसी सिचुएशन इवन इमेजिन भी नहीं कर सकते जहाँ स्टेटलेस सोसाइटी बन जाएगी। समझ की बात। नेक्स्ट, स्टेट कैन नॉट बी एबॉलिश्ड। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी एडवोकेटेड the abolition of the state and the establishment of stateless society, but in reality the state cannot be abolished. स्टेट को खत्म नहीं किया जा सकता। उन्होंने तो कहा था कि एक टाइम आएगा स्टेटलेस सोसाइटी हो जाएगी, जो कि नहीं हो सकती। एनार्की एंड chaos will prevail in the absence of state. अगर स्टेट ही नहीं होगी, गवर्नमेंट ही नहीं होगी, रूल्स रेगुलेशंस कौन बनाएगा? रूल रेगुलेशन नहीं होंगे तो एनार्की फैल जाएगी। समझ की बात? जिसका जो मन करे वो करता रहेगा। The life, liberty and property of an individual cannot be protected without the existence of state. State ही exist नहीं करेगी तो life, property and liberty के कौन बचा के रखेगा ये चीजें? समझ की बात? The Marxists also advocated the abolition of state, but their dream has not yet been accomplished. जैसे गांधी जी कहते थे स्टेटलेस सोसाइटी, वैसे मार्क्सिस्ट भी कहते थे स्टेटलेस सोसाइटी होनी चाहिए। वो मैंने मार्क्सिज्म, जब मैंने मार्क्सिस्ट व्यू अबाउट द स्टेट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो करवाई थी, तो उसमें भी वो यही कहते थे, मगर वो भी कामयाब नहीं हुई क्योंकि अब स्टेट्स तो खत्म ही नहीं हो रही। नेक्स्ट आ जाता है सेंट्रलाइजेशन इज द नीड ऑफ टाइम। ऐसा मानना था कि जो आजकल है सेंट्रलाइजेशन नीड ऑफ आवर है। अगर लोकल लेवल पे सारी पावर्स दे दी तो फिर तो पूरी स्टेट यूनाइट नहीं हो पाएगी। समझ गए ना बात? गांधीयन कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन द स्टेट इज ऑल्सो नॉट कन्विंसिंग। क्यों? In the contemporary world of international competition, the need of the hour is the centralization, because only a strong government can face the present situations. Simple words में, इतना competition international level पे बढ़ गया है, अगर strong central government या strong central power नहीं होगी तो पूरे के पूरे कंट्री को संभालना ही मुश्किल हो जाएगा। समझ की बात? जैसे पुतिन है रशिया का, सेंट्रल पावर पूरी हाथ में है तो कितनी तरक्की हो रही है। ठीक है,
और भी कई कंट्रीज हैं, उनमें सेंट्रल पावर होती है तो वो डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होनी चाहिए, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ उनके जो बातें हैं उनका, ठीक है। A weak government will not be able to withstand international competition and will also fail in protecting its external sovereignty. अगर वीक गवर्नमेंट होगी तो क्या पता कंपटीशन तो दूर की बात, कोई और कंट्री उस पर हमला करके कब्जा ही ना कर ले। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है, वायलेंस इज नॉट ओनली द बेसिस ऑफ स्टेट। वो उनका मानना था कि उस टाइम पे स्टेट का एक ही काम है वायलेंस करना, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो करते ही वायलेंस थे, तो वो कहते थे स्टेट का बेस ही वायलेंस है, ठीक है। The Gandhian view that the force is the only basis of the state is also not correct, because a state based on violence cannot subsist infinitely. उनका ये मानना था कि स्टेट का जो बेस है वो वायलेंस है और स्टेट को इस वजह से खत्म होना चाहिए। मगर आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी स्टेट वायलेंस पे बेस होगी वो कभी ना कभी तो खत्म ही हो जाएगी, क्योंकि लोग रिवोल्ट करेंगे और रेवोल्यूशन से वो स्टेट को खत्म कर देंगे। हिस्ट्री स्टैंड्स विटनेस दैट मैनी क्रूअल डिक्टेटर्स वर फोर्स्ड टू बो बिफोर द विल ऑफ द पीपल। लोग क्या करते हैं, रिवोल्ट कर देते हैं, रेवोल्यूशन हो जाता है, तो बड़े बड़े जो रूलर्स हुए हैं उनको झुकना पड़ जाता है लोगों की मर्जी के आगे, नहीं झुकते तो मर जाते हैं, ठीक है। हिटलर की एग्जांपल, द आइडियल स्टेट इज इम्प्रैक्टिकल। उनकी जो आइडियल स्टेट है वो तो इम्प्रैक्टिकल है। कैसे? द आइडियल स्टेट ऑफ गांधीयन कंसेप्ट इज एन यूटोपियन आइडिया। ये एक ऊट पटांग सा आइडिया कह सकते हो। इट कैन नॉट एग्जिस्ट इन अ प्रैक्टिकल फॉर्म। कैसे? मॉरलिटी एंड नॉन वायलेंस आर हाई आइडियल्स, बट real national and international problems and disputes cannot be solved with the application of only ethics and non-violence. तो उनके आइडियल स्टेट में भाई वायलेंस नहीं होएगी और ट्रुथ होएगी, मगर आजकल के ज़माने में स्टेट कैसे सर्वाइव करेगी अगर वो नॉन वायलेंस नहीं करेगी? तो स्टेट के बीच में रिवोल्ट हो गया। अब जैसे हर एक कंट्री में रिवोल्ट चल रहा है कि इस पार्ट को आज़ाद डिक्लेयर कर दो, फलां पार्ट को आज़ाद डिक्लेयर कर दो। किसी ना किसी कंट्री में ये मूवमेंट चली रही है। तो अगर फोर्स का इस्तेमाल ना किया जाए तो स्टेट तो टूटती सारी टूट ही जाएगी। समझ की बात? In contemporary world, the dictum of might is right is more often applicable, and weak states are not able to preserve their identity under present condition. जो भी वीक स्टेट हैं वो अपनी सिचुएशन जो है खराब कर लेती हैं। अभी देखो यूक्रेन के ऊपर रशिया ने हमला कर दिया। यूक्रेन सोच रही थी मैं वो नेटो ज्वाइन कर लूंगी, रशिया कह रहा है कि भाई मैं कराता हूँ तेरे को नेटो ज्वाइन। तो जो वीक स्टेट है उनके ऊपर जो स्ट्रॉन्ग स्टेट्स है वो हमले कर करके उनको वैसे परेशान रखती हैं। तो वीक स्टेट नहीं होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग स्टेट होनी चाहिए ओवरऑल। नेक्स्ट आ जाता है, स्टेट इज अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन। महात्मा गांधी का मानना था कि स्टेट एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन नहीं है। महात्मा गांधी did not consider the state to be a natural institution, but the reality is that it is a natural organization which has come into existence slowly and steadily through an evolutionary process. असल जिंदगी में जो स्टेट आई है ये एक एवोल्यूशन के थ्रू आई है, स्लो एंड स्टेडी तरीके से आई है, ये एकदम से स्टेट नहीं आ गई। तो स्टेट एक नेचुरल जो है इंस्टीट्यूशन है जो टाइम के रहते थोड़ा एवोल्यूशन के थ्रू आई है, ठीक है। इनफैक्ट मेनी फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एमरजेंस ऑफ स्टेट। स्टेट के एमरजेंस के लिए एक ही फैक्टर नहीं है कि भाई फोर्स एंड कोर्शन, सिर्फ यही चीजें जो हैं वो मतलब एग्जिस्ट नहीं करती स्टेट के अंदर, और भी कई वजह हैं जिस वजह से स्टेट आई है। इट इज नॉट अ मैन मेड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये एक मैन मेड इंस्टीट्यूशन नहीं है, एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है जो टाइम टू टाइम इवॉल्व हुआ है। ऐसा कई जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनका मानना है। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी लिमिटेड। महात्मा गांधी का मानना ये था कि भाई स्टेट के जो फंक्शन है वो लिमिटेड हो जाने चाहिए, क्योंकि स्टेट क्वेश्चन का और पावर का वॉयलेंस का इस्तेमाल करती है, ठीक है। इस वजह से महात्मा गांधी वॉज इन फेवर ऑफ लिमिटिंग द फंक्शंस ऑफ द स्टेट, बट इन फैक्ट इट इज नॉट पॉसिबल टू लिमिट द फंक्शंस ऑफ स्टेट। स्टेट के फंक्शंस को काम कैसे कम कर देंगे, खुद सोचो। द सप्लाई ऑफ वाटर, एयर, फूड एंड न्यूमरस अदर थिंग्स अलोंग विद द डिफेंस of its boundaries came in within the domain of the state, and the individual expects the state to undertake more and more functions. लोगों को इतने ज्यादा फंक्शंस प्रोवाइड कराती है सरकार, डिफेंस करती है, फूड, एयर, वाटर और भी कई बेसिक कम्युनिटीज प्रोवाइड करती है, और अगर ये सारे काम छोड़ देगी तो इतनी फैसिलिटीज कौन देगा? प्राइवेट बंदा तो देने से रहा। टुडे the state is considered to be the best which undertakes more and more functions for the welfare of its people. आजकल तो वही स्टेट मशहूर है जो लोगों को ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर फंक्शन प्रोवाइड करती है। द फंक्शंस ऑफ द स्टेट आर देयरफॉर इंक्रीजिंग डे बाय डे।
तो महात्मा गांधी जी कह रहे थे कि भाई कम करो, तो आजकल के हिसाब से तो स्टेट को कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर फंक्शंस करो। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता पॉइंट, along with small scale and cottage industries development of big industries is also essential। वो ये कहते थे कि इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, छोटी छोटी कंपनियां होनी चाहिए और वो मैनुअल लेबर से काम करेंगी, उस पर ज्यादा फोकस करते थे। मगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट तो हैं, मगर उसके साथ साथ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं। महात्मा गांधी stressed upon the importance of small scale and cottage industries in preference टू बिग इंडस्ट्रीज। बिग इंडस्ट्रीज को कम फेवर करते थे और स्मॉल स्केल को ज्यादा फेवर करते थे। इट मे बी correct in its own context, but the progress of big industries is also essential because without their development no state or society can progress। बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी तभी तो बल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगी, तभी तो प्रोग्रेस कर पाएंगे ना। अमेरिका इतना बड़ा कैसे हुआ? क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, इवन कुछ कंपनियों के तो जो टर्नओवर है साल के वो कुछ कंट्रीज के जीडीपी से भी ज्यादा है। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां वो भी प्रोग्रेस करने में पूरा का पूरा हेल्प करती हैं किसी भी कंट्री की। द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिग इंडस्ट्रीज इन द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। बड़ी बड़ी कंपनियां टाटा, बिरला, रिलायंस, ये सारी की सारी हैं, देश की तरक्की में इन्होंने हेल्प तो की है ना, इनको इग्नोर तो नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाता है सेल्फ कॉन्ट्रेडिक्टरी। नेक्स्ट पॉइंट, सेल्फ कॉन्ट्रेडिक्टरी कैसे? कॉन्ट्रेडिक्शन इज इनहेरेंट एट एवरी आइडिया ऑफ गांधीयन आइडियोलॉजी। कैसे? ही कंसिडर्ड द स्टेट एज एन इवल। वो कहते थे स्टेट एक इवल है, बुराई है, क्योंकि वो वायलेंस पे बेस्ड है। ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ इट्स एबोल्यूशन, कि वो ये भी नहीं कहते थे कि स्टेट को बिल्कुल ही खत्म हो जाना चाहिए। सिमिलरली he was opposed to the concept of private property but did not favor its abolition। प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे कि भाई बड़े अमीर हो जाएंगे, इनइक्वालिटीज आ जाएंगे, ये भी नहीं कहते थे कि उसको खत्म कर दो। समझ की बात? तो सेल्फ कॉन्ट्रेडिक्टरी है। नेक्स्ट आ जाता है नॉन वॉयलेंट नेशन स्टेट इज इम्प्रैक्टिकल। ऐसा नहीं हो सकता कि नॉन वायलेंट स्टेट नेशन स्टेट एग्जिस्ट करे, ठीक है ना। गांधी जी वॉज इन फेवर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉन वायलेंट नेशन स्टेट विच इज नॉट पॉसिबल। नॉन वायलेंट स्टेट कहाँ से आएगी? खुद सोचो। इन दीज डेज एवरी स्टेट स्ट्रेंथन्स इट्स मिलिट्री पावर विच इज एसेंशियल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। किसी भी कंट्री को अपनी जो कंट्री हुड है वो प्रिजर्व करनी है तो उसको आर्मी तो चाहिए। आर्मी क्या करेगी? वायलेंस ही करेगी, नॉन वायलेंस तो नहीं कर सकती ना। In the present day world, the principle of might is right prevails in the field of international politics। आजकल might is right चलता है, जिसके पास ज्यादा आर्मी है वो दूसरों को ओवर पावर करके अपनी अपनी जो है सेल्फिश मोटिव्स को जो है हासिल करता है, ठीक है। टुडे पावर हैज बिकम सेंट्रल टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इवन द पुअर स्टेट्स कीप ऑन मेकिंग एफर्ट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मिलिट्री पावर। गरीब से गरीब देश भी है, वो मिलिट्री पावर को बढ़ाने के लिए जहाज खरीदेगा, हथियार खरीदेगा, तो ये सारी चीजें करेगा। इन दीज सर्कमस्टांसेस द आइडिया ऑफ नॉन वायलेंट स्टेट्स सीम्स टू बी अ मेयर मिथ। ऐसी सिचुएशन देखें तो नॉन वायलेंट स्टेट कहाँ गई? वो तो खत्म ही होगी कहानी, वो तो हो ही नहीं सकती कभी भी। अब कंक्लूजन करते हैं। ऑल्दो द गांधीयन कॉन्सेप्ट ऑफ द नेचर ऑफ स्टेट हैज बीन सब्जेक्टेड टू सीवियर क्रिटिसिज्म, उनकी काफी बुराई हुई है, yet one must acknowledge that the spiritual and ethical path based on truth and non-violence as evolved by Mahatma Gandhi is the only savior of the man in the present day materialistic world। हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि जो उनकी थ्योरी में एक पाथ दिखता है नॉन वायलेंस का और पीस का, उसी के रास्ते चल के हम इस मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है। He acknowledged that the state is not merely an institution, an instrument of exploitation, but also a means of service for humanity। उन्होंने ये बताया था कि स्टेट को कम से कम पावर दो। क्यों? क्योंकि वो वायलेंस का इस्तेमाल करती है। तो अगर वायलेंस का इस्तेमाल ना करें, वो कोर्शन का इस्तेमाल, फोर्स का इस्तेमाल ना करें, तो स्टेट का मेन काम होना चाहिए कि लोगों को वेलफेयर प्रोवाइड करे, ठीक है, और ह्यूमैनिटी की सर्विस करे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस टॉपिक से रिलेटेड बाकी टॉपिक्स के जो वीडियोस हैं उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।